एवरीवन। अभी के लेक्चर में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड जो डिसीजेस रहते हैं या डिसऑर्डर्स रहते हैं उसके बारे में देखेंगे। सो फर्स्ट वन इज द कैंसर। अभी कैंसर तो हमको मालूम है क्या है। कैंसर एबनॉर्मल सेल का जो डिवीजन रहता है, कौन से भी ऑर्गन में जो सेल्स एबनॉर्मली डिवाइड होती है उसको हम कैंसर बोलते हैं। और ये जो कैंसर है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है तो उसको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कैंसर बोलते हैं। जो कैंसर आपके टिश्यू और ऑर्गन्स को डाइजेस्टिव सिस्टम के अफेक्ट करता है उसको हम जीआई कैंसर और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कैंसर बोलते हैं। यहाँ पे ये जो एनलार्ज पार्ट दिख रहा है या ऐसा मास जैसा जो रीजन दिख रहा है वो आपका रेक्टल कैंसर। रेक्टम में जो एबनॉर्मल सेल्स का डिवीजन हो जाता है और वहाँ पे एक मास फॉर्मेशन होता है उसको हम रेक्टल कैंसर बोलते हैं। तो पैनक्रिया में भी ऐसा मास फॉर्मेशन हुआ तो उसको पैनक्रियाटिक कैंसर ऐसा बोलते हैं या पैनक्रियाटिक ट्यूमर ऐसा बोलते हैं। अलग अलग पार्ट के हिसाब से जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कैंसर जो है वो डिवाइड किया जाता है। इसोफेजियल है, स्टमक है, पैनक्रियाटिक है, रेक्टल है। जहाँ पे ये जो सेल्स है वो एबनॉर्मली डिवाइड होती है वैसे वो पार्ट का नाम वो कैंसर को या वो ट्यूमर को दिया जाता है। नेक्स्ट इज द डायवर्टिकुलोसिस और डायवर्टिकुलाइटिस। अभी ये डायवर्टिकुलोसिस और डायवर्टिकुलोसिस क्या रहता है, ये जो है वो आपके कोलॉन के ऊपर, कोलॉन हमने देखा लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोलॉन से ऐसे बोलते हैं। कोलॉन को हमने डिवाइड किया था असेंडिंग कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, सिग्मॉइड कोलॉन। सो ये जो कोलॉन है अराउंड 1.5 मीटर इतना लंबा रहता है और इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन भी बोलते हैं। और जब ये कोलॉन के ऊपर ऐसे बैग जैसे बलून लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो उसमें घुस जाता है तो धीरे धीरे वो जो वॉल ऑफ कोलॉन है वो थिन होने लगती है और थिन होने की वजह से धीरे धीरे उसमें से परफोरेशन के भी चांसेस रहते हैं। परफोरेशन मीन्स उसको होल भी हो सकता है। सो ये जो है ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। और जब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर ऐसे पॉकेट फॉर्म हो जाते हैं उसको हम डायवर्टिकुला ऐसा बोलते हैं। और ये जो पॉकेट है उसमें से धीरे धीरे जो है वो ब्लीडिंग भी हो जाता है। ऐसे ब्लीडिंग जो है वो आपके स्टूल में भी आ सकता है। ऑब्वियसली ये जो है आपके कोलॉन का पार्ट है तो ये जो ब्लीडिंग है वो आपको धीरे धीरे आप स्टूल में और फिसिस में भी आ जाता है। ऐसा लॉस जो है वो ब्लीडिंग होने से जो पेशेंट है उसको बहुत कमजोरी महसूस होती है। नेक्स्ट इज द लैक्टोज इंटॉलरेंस। अभी ये लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या रहता है, जो पेशेंट्स को मिल्क प्रोडक्ट और दूध पीने के बाद पेट में दर्द होता है या उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है या उनको डिसेंट्रिया डायरिया हो जाता है, वैसे पेशेंट को लैक्टोज इंटॉलरेंस है ऐसा कंसिडर किया जाता है। ऐसे जो पेशेंट है उनको केस ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस बोलते हैं। दूध पीने के बाद और दूध के जो प्रोडक्ट खाने के बाद उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, अनेबल टू डाइजेस्ट हो जाता है, इसको हम लैक्टोज इंटॉलरेंस बोलते हैं। नेक्स्ट इज द आईबीएस। बहुत बार आपने सुना होगा कि इसको आईबीएस का प्रॉब्लम है। आईबीएस क्या रहता है, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। बॉवेल हम किसको बोलते हैं, आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है और लार्ज इंटेस्टाइन रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉवेल से ऐसा बोलते हैं। आपके जो कोलान का पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट था, हमने बोला था कि मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होके वो अगेन उसकी जगह पे आ जाता है। लेकिन आईबीएस में जो है वो आपके मसल बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एकदम छोटे हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, उसको हम आईबीएस ऐसा बोलते हैं। पेशेंट्स रहते हैं उनमें एब्डोमेन में पेन रहता है, एक्सेसिव गैसेस फॉर्मेशन हो जाता है और एब्डोमेन को ऐसा क्रैम्प आया ऐसा फील हो जाता है। तो यहाँ पे देखो जो नॉर्मल स्ट्रक्चर रहता है बॉवेल्स का वो एकदम स्ट्रेट रहता है, लेकिन जब एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मसल ऐसे ट्विस्ट हो जाती है, वहाँ का मस्कुलर लेयर जो है एकदम श्रिंक हो जाता है और श्रिंक होने की वजह से आईबीएस हो जाता है। आईबीएस मीन्स इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। इसमें पेन हो जाता है, एब्डोमेन है उस पर क्रैम्प आ जाता है और गैसेस भी बहुत ज़्यादा फॉर्म हो जाते हैं क्योंकि जो स्टूल है वो प्रॉपर पास आउट नहीं होता, उसको ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है बीच में ऐसे कॉन्ट्रैक्शन आने की वजह से। तो अभी आपको समझ में आया इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम क्या रहता है। आपके बॉवेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा या बहुत कम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के कंपैरिजन में। नेक्स्ट इज द GERD,
क्रोनिक एसिड रिफ्लक्स भी बोलते हैं इसको। GERD मीन्स गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, और इसको ही हम क्रोनिक एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं। जब मैंने आपको इसोफेजियल स्प्लिंस्टर बोले थे कि इसोफेगस ऊपर से एक स्प्लिंस्टर से क्लोज रहती है और नीचे से एक स्प्लिंस्टर से आपके स्टमक को अटैच रहती है। जब ये स्टमक से अटैच लोअर स्प्लिंस्टर प्रॉपर बंद नहीं होती, तब आपको ऐसे एसिड रिफ्लक्स, जिसको क्रोनिक एसिड रिफ्लक्स जो है वो हो जाते हैं। स्टमक से जो एसिड है वो आपके इसोफेगस में आता है थ्रू अ लोअर इसोफेजियल स्प्लिंस्टर, क्योंकि वो प्रॉपर बंद नहीं होती। इसकी वजह से आपको क्रोनिक एसिड रिफ्लक्स जो है वो हो जाता है और गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स जो है वो हो जाता है। सो यहाँ पे ये जो इमेज है एक नॉर्मल है, और दूसरा जो है वो आपका रिफ्लक्स का इमेज है। ये जो लोअर इसोफेजियल स्प्लिंटर बोलते हैं वो प्रॉपर क्लोज हुई है यहाँ। तो ये जो एसिड है ब्लू कलर का वो ऊपर नहीं आता आपके इसोफेगस में, डायफ्रागम के नीचे ही ये एसिड रहता है। तो जो हमने एसिड रिफ्लक्स बोला है और गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स बोला है, इसमें क्या हो जाता है, स्टमक से ये जो एसिड है वो आपके इसोफेगस में आ जाता है डायफ्रागम के ऊपर, बिकॉज ये जो लोअर इसोफेजियल स्प्लिंस्टर है वो ओपन हो जाती है। नेक्स्ट हमको देखना है इसोफेजियल वेरिज। अभी ये इसोफेजियल वेरिज क्या रहता है, आपने देखा होगा इसोफेगस से ये जो है ये ट्यूब रहती और वो अटैच रहती है आपके स्टमक को, लेकिन वहाँ से बहुत सारे ये जो ब्लड वेसल्स है वो आ जाते हैं और ये ब्लड वेसल जो है वो आपके लीवर में एंटर हो जाते हैं। लेकिन जब ये लीवर खराब हो जाता है तो ये जो ब्लड वेसल है वो आगे नहीं जाते लीवर में, और ये लीवर खराब होने की वजह से वो एब्सॉर्ब भी नहीं करता ये जो ब्लड है। देन ये लीवर जो है वो आपको स्टोन जैसा लगता है, स्टोन जैसे हुआ तो उसमें फ्लूइड एंटर करेगा क्या, नहीं, तो वो जो है वो क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है आपके वेन्स के ऊपर, जिसको हम पोर्टल वेन बोलते हैं। ये जो पोर्टल वेन है वो आपके इसोफेगस में भी प्रेजेंट रहती है, और धीरे धीरे ये जो पोर्टल वेन है वो सोलन हो जाती है, और ये सी जो पोर्टल वेन सोलन होने की वजह से इसोफेजियल वेरिज हो जाती है। अभी ये जो वेरिज है इसमें ब्लीडिंग हो जाता है आपके इसोफेगस में, क्योंकि प्रेशर की वजह से ये जो ब्लड वेसल है वो फूट जाती है इसोफेगस में। तो अभी आपको समझ में आया, लीवर जो है उसमें लीवर सिरोसिस हुआ। लीवर सिरोसिस मीन्स लीवर जो है वो स्टोन जैसा हुआ, लेकिन पहले तो ये स्पंज जैसा था, स्पंज जैसा था तो उसमें पानी या ब्लड जो है वो एब्सॉर्ब होता था। लेकिन जैसा जैसा ये लीवर खराब हो जाता है वैसे वैसे सराउंडिंग के ब्लड वेसल्स पे प्रेशर आ जाता है, और उधर की जो वेसल है वो सोलन हो जाती है, और वो जो है वो प्रेशर क्रिएट करती है। इसोफेगस में रहेगा तो इसोफेगस में प्रेशर क्रिएट करती है, स्टमक में रहेगा तो स्टमक में प्रेशर क्रिएट करती है, क्योंकि वो अभी एंटर नहीं कर सकती लीवर में। इसको हम पोर्टल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो लीवर सिरोसिस की वजह से ब्लड वेसल में प्रेशर आ जाता है, पोर्टल जो वेन रहती है उसमें प्रेशर आ जाता है। इसोफेगस किसको बोलते हैं, थ्रोट और स्टमक को कनेक्ट करने वाली 25 सेंटीमीटर की जो ट्यूब रहती है उसको हम इसोफेगस बोलते हैं। और ये इसोफेगस में जब वेंस एनलार्ज हो जाती है, वहाँ की वेंस की साइज बढ़ जाती है, उसको हम इसोफेजियल वेरिज बोलते हैं। आपके लीवर के वो जो ब्लड वेसल्स है वो ब्लॉक हुए, कुछ तो क्लॉट हुआ उसमें, या आपका जो लीवर है वो स्टोन जैसा हुआ, तो अभी ये जो ब्लड है वहां से ब्लॉक हुआ तो वो दूसरी किधर तो वेसल में एंटर करेगा, और वो कौन से वेसल में एंटर करता है, ये जो स्मॉल वेसल्स रहते हैं सराउंडिंग में, जिसको हम इसोफेजियल वेसल्स बोलते हैं उसमें। लेकिन वो जो वेसल्स है, क्योंकि वो वेसल छोटी छोटी रहती है और वो बड़ी वेसल्स का वॉल्यूम जो है वो कैरी नहीं कर सकती, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक जो है वो बहुत बड़ी ट्यूब है, 10 ml उतना ब्लड उसको बैठता है, लेकिन एक जो आपकी ट्यूब है उसमें 1 mm जो है वो ब्लड बैठता है। लेकिन ऐसे ट्यूब में आप 10 ml ब्लड बैठाने जा रहे हो तो क्या हो जाएगा, वो जो ट्यूब है वो एक तो फूट जाएगी, रप्चर हो जाएगी, और रप्चर होने जाने की वजह से वो लीक होने के भी चांसेस है। ऐसे जो लीकेज हो जाएंगे तब उसमें आपको जो है वो डेथ भी हो सकती है, क्योंकि लीकेज की वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड लॉस हो जाएगा, और ब्लड लॉस जो है वो अच्छी चीज नहीं है आपके बॉडी के लिए। नेक्स्ट इज द इसोफेजियल कैंसर। हमने जीआई कैंसर में इसोफेजियल कैंसर का नाम देखा था,
GI कैंसर मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कैंसर। गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में जो कैंसर हो जाते हैं उसमें इसोफेजियल कैंसर भी एक टाइप रहता है। इसोफेगस में जब एबनॉर्मल सेल्स का डिवीजन हो जाता है उसको हम इसोफेजियल कैंसर बोलते हैं। कार्सिनोमा का मतलब कैंसर ऐसा रहता है। तो 2 टाइप्स जो है उसमें प्रेजेंट रहते हैं। एक को हम स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा बोलते हैं, तो दूसरा जो है उसको एडिनोकार्सिनोमा बोलते हैं। ये जो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा रहता है वो क्यों हो जाता है? एक तो स्मोकिंग की वजह से, आपने रेडिएशन ज़्यादा लिए, या वायरस रहता है उसका इन्फेक्शन आपके इसोफेगस को हुआ, तो आपको स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होता है। अभी ये जो हमने एसिड रिफ्लक्स बोला था कि एसिड जो है वो स्टमक का जो है वो आपके इसोफेगस में एंटर करता है, तो धीरे धीरे वहां के सेल्स जो है वो खराब हो जाते हैं और उससे जो कैंसर हो जाता है उसको एडिनो कार्सिनोमा बोलते हैं। अल्सो स्मोकिंग की वजह से भी कभी कभी आपको जो है वो एडिनो कार्सिनोमा हो जाता है। तो अभी आपको समझ में आया, इसोफेगस में ऐसे जो कैंसर हो जाता है, कैंसर हुआ तो क्या हो जाता है, इसोफेगस का जो साइज है वो छोटा हो जाता है। छोटा हुआ तो खाना उसमें से जाएगा क्या? नहीं जाएगा, और पेशेंट जो है वो माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, मीन्स उसको खाना ही, न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिलेंगे। कभी कभी ऐसे जो कैंसर रहते हैं उसमें ऐसी जो है स्प्रिंग यूज की जाती है, उसको हम स्टेंट ऐसा बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज द इसोफेजियल डाइवर्टिकुलम। हमने लार्ज इंटेस्टाइन में डाइवर्टिकुलम देखा, क्या था? एक पाउच फॉर्म हो जाते हैं, बहुत सारे मल्टीपल पाउच सेल्स के ऊपर, वॉल के ऊपर फॉर्म हो जाते हैं, उसको हम डाइवर्टिकुलम बोलते हैं। मैंने क्या बोला कि जो वीक स्पॉट रहते हैं, वीक एरियाज रहते हैं, उधर ऐसे पाउच फॉर्म हो जाते हैं, को हम डाइवर्टिकुला ऐसे बोलते हैं। इसोफेगस के ऊपर ऐसे पाउच फॉर्म हो जाते हैं, उसको हम इसोफेजियल डाइवर्टिकुला ऐसे बोलते हैं। देन इसोफेजियल स्पाज्म। अभी स्पाज्म क्या रहता है? एबनॉर्मल मसल का कॉन्ट्रैक्शन जो है उसको हम स्पाज्म ऐसा बोलते हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हुआ इसोफेगस में, तो क्या हो जाएगा? खाना आपके स्टमक तक जाएगा ही नहीं, तो आपको ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिलते नहीं है, और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले तो आपको मालूम है आपकी जो बॉडी है वो जो है वो वीक हो जाएगी। नेक्स्ट इज द इसोफेजियल स्ट्रक्चर्स। अभी स्ट्रक्चर क्या रहता है? इसोफेगस एक ट्यूब है, और जब ये ट्यूब बहुत छोटी, कुछ जगह पे बहुत छोटी हो जाती है, उसको हम स्ट्रक्चर ऐसे बोलते हैं। ऐसे जो स्ट्रक्चर्स है वो इसोफेगस में फॉर्म हो जाते हैं, इसकी वजह से जो फूड है वो आपके स्टमक तक पहुंचता नहीं है। सो यहाँ पे ये जो है वो शॉर्ट स्ट्रक्चर है। देन लोअर इसोफेजियल स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे लोअर इसोफेगस का जो स्प्लिंक्स्टर है वो प्रेजेंट रहता है, सो इसको लोअर इसोफेजियल स्ट्रक्चर ऐसे बोलते हैं। और यहाँ पे गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन प्रेजेंट रहता है। गैस्ट्रो मीन्स स्टमक, इसोफेगस और स्टमक के बीच में यहाँ पे ये प्रेजेंट रहता है, इसके लिए इसको गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन ऐसा बोलते हैं। नेक्स्ट इज द हाइटस हर्निया। अभी ये जो हाइटस हर्निया है वो एग्जैक्टली क्या रहता है? ये जो हाइटस हर्निया है, आपका जो स्टमक है वो डायफ्रागम के नीचे रहता है, लेकिन हाइटस हर्निया में जो है वो आपका स्टमक जो है वो होल से अपर साइड में आ जाता है। हाइटस हर्निया में क्या रहता है? ये जो आपका नॉर्मल स्टमक है, और नॉर्मल स्टमक रहेगा तो वो क्या है? डायफ्रागम के नीचे रहता है। डायफ्रागम क्या रहता है? चेस्ट और एब्डोमेन को सेपरेट करने वाला मसल का बैंड रहता है। और जब आपको हाइटस हर्निया रहता है तब आपका जो स्टमक है वो डायफ्रागम के ऊपर आ जाता है, और ऊपर आने की वजह से आपको जो खाना है वो रिटर्न आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, जिसको हम एसिड रिफ्लक्स ऐसा बोलते हैं। तो अभी आपको समझ में आया हाइटस हर्निया क्या रहता है? स्टमक डायफ्रागम के ऊपर आ जाता है और आपको जो खाना है वो रिटर्न आने के चांसेस उसमें ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट हमको देखना है गैस्ट्राइटिस। अभी गैस्ट्राइटिस क्या रहता है? आपका जो स्टमक है उसको इन्फ्लेमेशन या सूजन आया, ये जो है उसको हम गैस्ट्राइटिस ऐसे बोलते हैं। और ये जो सूजन है वो इन्फेक्शन की वजह से रहता है, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया जो है वो उनका इन्फेक्शन हुआ, इसके वजह से मोस्टली आपको गैस्ट्राइटिस जो है वो हो जाता है। आपको जो गैस्ट्राइटिस है उसका रीजन जो है वो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या अब बहुत ज़्यादा पेन किलर्स जो है वो खा रहे, इसकी वजह से आपके जो स्टमक है उसमें छल्ले पड़ जाते हैं, जैसे आपके मुंह में छल्ले पड़ जाते हैं उसको हम अल्सर बोलते हैं, वैसे ही स्टमक में ऐसे जो है वो छल्ले गिर जाते हैं, उसको हम स्टमक अल्सर बोलते हैं। और ऐसा स्टमक अल्सर होने की वजह से आपके स्टमक को सूजन आ जाता है और इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इसको हम गैस्ट्राइटिस ऐसे बोलते हैं। अभी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे, इसकी वजह से भी आपको गैस्ट्राइटिस होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि अल्कोहल जो है वो क्या करता है? एक एसिड है, और ये जो एसिड है वो क्या करता है? आपके जो स्टमक के अंदर के म्यूकस लाइनिंग है उसको खराब करता है, और वहाँ पे इंजुरीज
डिसीज क्रिएट करता है जिसको हम अल्सर ऐसा बोलते हैं। और अल्सर होने की वजह से वहाँ पे सूजन आने के, इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे एक जो इमेज है वो आपके नॉर्मल स्टमक की है। यहाँ धीरे धीरे एसिड की वजह से या अल्कोहल की वजह से या कुछ बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से ये जो वॉल है वो धीरे धीरे खराब हो जाती है। इतनी खराब हो जाती है कि धीरे धीरे उससे ब्लीडिंग भी हो जाता है और उसको होल भी आ जाता है। उसको हम परफोरेशन ऐसा बोलते हैं। परफोरेशन में स्टमक को ऐसे होल्स जो है वो आ जाते हैं और इससे ब्लीडिंग जो है वो अकर हो जाती है। नेक्स्ट इज द स्टमक अल्सर। अभी स्टमक अल्सर, इसोफेजियल अल्सर बहुत कॉमन है। अभी ये जो हेलिकोबैक्टीरिया है या एच पाइलोरी बोलते हैं, इसकी वजह से आपके स्टमक के अंदर के लाइनिंग में अल्सर जो है वो क्रिएट हो जाता है। अभी ये जो आइबुप्रोफेन रहते हैं, जैसे कि कुछ ड्रग्स रहते हैं, इसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा ये ड्रग्स खा रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, तो धीरे धीरे आपके स्टमक में भी ऐसा स्टमक अल्सर होने की चांसेस रहते हैं। और स्टमक अल्सर हुआ तो उसमें क्या हो जाएगा, धीरे धीरे परफोरेशन हो जाएगा, उसको होल आ जाएगा। होल आने की वजह से वहाँ से ब्लीडिंग ओकर होगा और एक बार ब्लीडिंग हुआ तो ये जो है वो आपका मेडिकल इमरजेंसी में ट्रीट हो जाएगा। इससे आपकी डेथ भी हो सकती है। तो अभी आपको समझ में आया, जो आपका स्टमक अल्सर है वो बहुत डेंजरस हो सकता है। ये जो है वो इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, जिसको हम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बोलते हैं। और अल्कोहल ज़्यादा कंजम्पशन करने की वजह से हो सकता है या बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाने की वजह से भी आपको स्टमक अल्सर होने के चांसेस रहते हैं। द स्टमक फ्लू। ये जो स्टमक फ्लू है वो क्या रहता है, जो स्टमक फ्लू रहता है वो इन्फेक्शन हो जाता है। किसकी वजह से, कुछ वायरसेस की वजह से आपके स्टमक को ऐसे इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसको हम स्टमक फ्लू बोलते हैं। ये जो इन्फेक्शन है वो आपको 1 वीक से कम ऐसा आपको इन्फेक्शन रहता है। वायरस की वजह से आपके स्टमक को इन्फ्लेमेशन हो जाता है। स्टमक और अपर जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट है उसको इन्फ्लेमेशन होता है और बहुत सारे लोगों को स्टमक फ्लू होने के चांसेस रहते हैं हर ईयर में। नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिपिकेशन। अभी ये कॉन्स्टिपिकेशन क्या रहता है, कॉन्स्टिपिकेशन जो है उसमें आपको जो स्टूल है और फिसेस है वो पास करने में दिक्कत आ जाती है। मीन्स एक दिन में 2 बार जो है वो आपका बॉयल मूवमेंट जो है या एक बार जो है वो आपको टॉयलेट को जाना चाहिए। लेकिन कॉन्स्टिपिकेटेड पेशेंट्स में ऐसा नहीं होता। ये जब उनका स्टूल या वेस्ट मटेरियल पास करते हैं तो उनको तकलीफ हो जाती है। अब आपको कॉन्स्टिपिकेशन है ऐसा समझ में आता है तब आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो हार्ड रहता है और हार्ड एंड ड्राई होने की वजह से जब आप उसको पास करते हैं तब आपको डिफ़िकल्टी होती है और पेन होता है। जो पीपल को स्टूल पास करने में दिक्कत है उनको कॉन्स्टिपिकेशन रहता है। नेक्स्ट इज द डायरिया। जब आपका जो स्टूल है वो लूज हो जाता है और उसमें पानी ज़्यादा हो जाता है उसको हम डायरिया बोलते हैं। ये जो डायरिया है, डिसेंट्री बोलते हैं उसको, ये बहुत सारी चीज़ों की वजह से आपको हो सकती है। बहुत टाइम ये जो है बैक्टीरिया, आपने जो खाना खाया है उसमें कुछ तो बैक्टीरिया है और ये जो बैक्टीरिया है वो आपके इंटेस्टाइनल गट को डिस्टर्ब करते हैं। फूड पॉइजनिंग होने की वजह से, वाटर पॉइजनिंग होने की वजह से भी आपको डायरिया होता है। तो कभी कभी ये जो डायरिया है उसका रीज़न भी मालूम नहीं रहता। द नेक्स्ट इज द हार्टबर्न। हार्टबर्न हमने देखा, एसिड रिफ्लक्स को ही हार्टबर्न बोलते हैं। हार्टबर्न में आपके चेस्ट में बर्निंग हो जाता है, छाती में जलन हुआ, ऐसा हम जब बोलते हैं तो इसको हार्टबर्न ऐसा बोलते हैं। अभी ये जो वर्ड है हार्टबर्न, इसमें हार्ट है लेकिन इसमें हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं रहते। ये जो प्रॉब्लम है वो आपके डाइजेस्टिव इशू के रिलेटेड रहते। जो हार्टबर्न है इसकी वजह से आपको अनकंफर्टेबल फील हो जाता है और इसकी वजह से आप जो है आपके थ्रोट में, गले में ऐसा ऊपर तक जलन आया ऐसा आपको फील हो जाता है। ये जो है वो कब हो जाता है, आपके स्टमक से आपके इसोफेगस में वापस ये जो एसिड है वो आने की वजह से आपको जो है वो एसिड रिफ्लक्स हो जाता है और यही एसिड रिफ्लक्स को हम हार्टबर्न ऐसा बोलते हैं। अभी तक के लेक्चर में हमने हाफ पार्ट जो है वो डिसीजेस के, स्टमक के या आपके डाइजेस्टिव ट्रैक के डिसीजेस के बारे में देखा है। नेक्स्ट का हाफ जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।